गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 सितंबर के करंट अफेयर। आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। और रिवीजन सीरीज आज मैं नहीं करा पाऊंगी, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा वेबसाइट पे जा करके, या फिर आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें क्वेश्चन हमारा कि व्यापार सुधार कार्य योजना, ये एक योजना है और इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, इनकी पुष्टि करना है। तो पहला कथन क्या है हमारा, हाल ही में व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण की घोषणा की गई। तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है। एक तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनल लेवल का होता है, दूसरा हमारे जो स्टेट्स हैं, जो यहाँ पे यूनियन टेरेटरी हैं, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का यहाँ पे लॉन्च किया जाता है रैंकिंग। तो इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान मिला है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों सही है। उत्तर प्रदेश को मिला है यहाँ पे द्वितीय स्थान। नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक, तो राज्य सुधार कार्य योजना 2019 के तहत कुल टॉप 10 राज्यों की सूची यहाँ पे है। नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, 2 पे है उत्तर प्रदेश, 3 पे तेलंगाना है, फिर हमारा मध्य प्रदेश, उसके बाद है झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात। ठीक, तो याद रखिएगा। आपको इसमें अगर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करेगा तो ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यहाँ पे कारोबारी सुगमता के रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल है। तो यहाँ पे जो 10 स्टेट हैं इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि चौथे संस्करण को लॉन्च किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है शुरुआत पहले हुआ होगा, और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में ही नीति आयोग का गठन हुआ था। ठीक, इसमें जो कारोबारी सुगमता के मामले में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करते समय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करने का उद्देश्य हासिल करने का प्रयास किया गया। मतलब जो भी रैंकिंग में रखा जाएगा, जिसकी रेटिंग अच्छी रहेगी, वहाँ पे निवेश भी अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव रह चुकी प्रीति सूदन को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पैनल में अहम जगह मिली है? तो यहाँ पे इनको, चूंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित है, तो कहाँ पे मिलेगा? WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ था, और इसी 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, तो महामारी की तैयारियां और उनसे निपटने को लेकर के बने इस पैनल में दुनिया भर से 11 लोग शामिल किए गए हैं, जिसमें भारत की तरफ से हरियाणा में रहने वाली प्रीति सूदन को यहाँ पे सदस्य बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले ये वर्ल्ड बैंक की कंसल्टेंट भी रही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा किया है? तो हालांकि यहाँ पे तुर्की ने रूस के साथ किया है, और उसी के साथ याद रखिएगा कि 4 और 5 तारीख को यहाँ पे भारत और रूस के बीच में इंदिरा नेवी युद्धाभ्यास हुआ है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस युद्धाभ्यास का ये 11वां संस्करण हुआ है। लेकिन यहाँ पे जिस युद्धाभ्यास की हम लोग बात कर रहे हैं, ये टर्की और रशिया के बीच में होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे वर्तमान में पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की खोज करने के अधिकार को लेकर के टर्की और उसका जो भी पड़ोसी देश है, लाइक ग्रीस हो गया, साइप्रस हो गया, इनके बीच तनाव की स्थिति बनी है। और इस यहाँ पे नौवहन नोटिस के अनुसार रूसी नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कब से कब तक होगा? 8 से लेकर के 22 सितंबर के बीच में होगा, और 17 से 28 सितंबर के बीच भूमध्य सागर के क्षेत्रों में किया जाएगा। ठीक है, यह घोषणा अमेरिका के उस बयान के बाद की गई जिसमें उसने साइप्रस पर लगे 33 वर्ष पुराने हथियार प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइपरसोनिक तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो यहाँ पे भारत बना है चौथा देश।
ठीक है। और भारत से पहले कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद भारत चौथा देश बना है जिसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, जो कि एक मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है, इसको विकसित किया। और उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम परीक्षण रेंज में इसका परीक्षण किया सफलतापूर्वक। ठीक। तो भविष्य की लंबी दूरी की जो क्रूज मिसाइलें हैं उनके उपयोग के लिए और इसके अलावा प्रौद्योगिकी के और भी उपयोग के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है। इसका उपयोग कम लागत पर उपग्रहों को लॉन्च करने के उद्देश्य से भी किया जाता है। अगला है हमारा, किस देश में विलिंगटन शहर को पहली बार वर्ल्ड वॉर टू हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो विश्व युद्ध के बारे में जान लेते हैं कि देखिए जो सितंबर चल रहा है हमारा, इसी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 एंड समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945। ठीक है। इसमें 61 देशों ने हिस्सा लिया था और 6 सालों तक यह युद्ध चला था। ठीक। युद्ध का तात्कालिक कारण पूछा जाता है तो जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण जो था ये युद्ध का तात्कालिक कारण था। और इसके बाद आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह ये सारी चीज़ें हुई थी, घटनाएं, जिसमें 6 अगस्त 9 अगस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है। यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था। ठीक। तो अभी यहाँ पे अमेरिका में स्थित है विलिंगटन शहर, इसको वर्ल्ड वॉर हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। ठीक है। यहाँ पे विश्व युद्ध के दौरान विलिंगटन उत्तरी कैरोलिना शिप बिल्डिंग कंपनी का साइट था जिसने संघीय सरकार के आपातकालीन जहाज निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में करीब 5 सालों में 243 जहाज का निर्माण किया। ठीक। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल एक कानून पर हस्ताक्षर किए थे राष्ट्रपति ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम हर साल एक शहर को अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध के हेरिटेज सिटी के रूप में नामित करना था। और यह नामांकन किस पे बेस्ड था? तो जो युद्ध के नायक थे उन पे बेस्ड था। ठीक है। चलिए अगला है हमारा कि किस संस्थान ने देश के 11 राज्यों में 20 वर्ष से पुराने तापीय विद्युत संयंत्रों को बंद करने की सलाह दी? अब यहाँ पे देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट ये था कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। अच्छा ठीक है, चीज़ें एक्सपायर नहीं होती, चीज़ें चलती हैं, लेकिन आपको पता है कि पहले से अब जो चीज़ें आ रही हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे आधारित है। मतलब पता चल रहा है कि चीज़ें इन्वर्टर से चल सकती हैं या उनकी विद्युत खपत कम है। ठीक है। तो या फिर उससे सस्ते में हमारा काम हो सकता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे क्लाइमेट रिसर्च होराइजन ने यहाँ पे देश के 11 राज्यों में 20 वर्ष पुराने तापीय विद्युत संयंत्रों को बंद करने की सलाह दिया। और यह उन्होंने कहा कि 53,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है अगर सरकार यह निर्णय मान ले। ठीक। कोरोना महामारी में क्या हुआ कि विद्युत मांग में आई गिरावट के बीच पुराने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद करने और निर्माणाधीन संयंत्रों के निर्माण कार्य को रोक करके 1.45 लाख करोड़ रुपए की बचत की जा सकती है। ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे दिया गया है। अभी क्या है कि सरकार ने उदय योजना लॉन्च की, जिसे उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जैसे प्रयासों के बाद भी जो हमारा विद्युत वितरण कंपनियां हैं उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है, बहुत ही उधार चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा लॉस चल रहा है। ठीक। तो इस वजह से ये सलाह दी जा रही है। अब ये जो 11 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। ठीक। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्युत का जो कुल लगभग 53% हिस्सा है वो कोयला आधारित संयंत्रों से बनाया जा रहा है। ठीक है। अगला हमारा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नीतीश्वर कुमार को किया गया है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मनोज सिन्हा हैं ये अभी हाल ही में बने हैं उपराज्यपाल, जबकि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहले उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। उनको बना दिया गया है, यहाँ कैग बना दिया गया है, आर्टिकल 148 आप लोग जानते हैं, और उनके स्थान पे मनोज सिन्हा को बना दिया गया है यहाँ पे उपराज्यपाल। ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा, वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो VI रख दिया इन्होंने,
वोडाफोन इज़ नाउ, आइडिया इज़ नाउ, तो इसका टोटल नाम क्या कर दिया गया है, वीआई। ठीक है। और आपको पता है कि जियो को इसमें बहुत से जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो के ने सस्ते प्लान के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, और इस समय अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। फिर हमारा विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार थीम क्या है, आपको पता है कि कोविड में सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है एजुकेशन। ठीक है। तो एजुकेशन जो सेक्टर है वो कम्प्लीटली मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बाधित हो चुका है, और यही इसका थीम रखा गया है कि शिक्षण और कोविड-19 संकट में व उससे परे सीखने पर केंद्रित है हमारा इसका थीम। ठीक है। यहाँ पे इसका विषय है युवाओं और वयस्कों पर मुख्य ध्यान देने के साथ आजीवन सीखने और उनकी साक्षरता पर प्रकाश डालना। ठीक है। शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है यह दिवस। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1966 में, जबकि इसकी घोषणा कब हुई थी, 1965 में यूनेस्को के द्वारा। और इसके अलावा साल 2009 से 2010 में संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि जॉन बक्सी का 5 सितंबर 2020 को निधन हो गया, वो किस लिए जाने जाते थे, तो ये एक निर्माता निर्देशक थे। ठीक है। 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और प्रमुख फिल्में कौन सी हैं इनकी, रावण 1984, अगला है हमारा फिर तेरी कहानी याद आई 1993, मंजिलें और भी हैं 1974 में आई थी, और इस फिल्मों में इनकी भूमिका के लिए इनको याद किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने निर्देशक के तौर पे कार्य किया 1992 की डाकू और पुलिस तथा 1994 की खुदाई में। ठीक है। 1938 में इन्होंने हार जीत और पापा कहते हैं जैसी फिल्मों में अभिनय किया था, लेकिन इनका जो अभिनय वाला था किरदार वो बहुत ही ज़्यादा सफलता नहीं मिला। निर्देशन में इन्होंने काफ़ी सफलता प्राप्त किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। ठीक है। और मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।